हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज की क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5:4। तीनों की कैपिटल भी दी है। अब यहां पर 1 अप्रैल 2009 को एक पार्टनर ए ने फर्म को छोड़ दिया, वो रिटायर हो गया। तो बी और सी जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट 1:4 में बांटेंगे। रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल की वैल्यूएशन की गई जो कि 1,80,000 है। आपको क्या करना है इसमें, आपको गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री जो बनेगी वही आपको बतानी है। तो सबसे पहले समझ लो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर अगर आपको गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है तो उसके लिए आपको गेनिंग रेशियो चाहिए। जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर गेनिंग रेशियो। क्यों? देखो यहाँ पर अगर ए बी सी 3 पार्टनर थे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 6:5:4। अगर ए फर्म को छोड़ के जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर बी और सी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट को हम 1:4 में बांटेंगे। तो जो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट था उसका क्या हुआ, उसको इन रिमेनिंग पार्टनर बी और सी ने आपस में बांटा होगा, लेकिन किस हिसाब से बांटा वही आपको फाइंड करना है। उसी से ही आपको गेनिंग रेशियो पता चलेगी कि ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको कितना मिला, किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ा, कितना बढ़ा। तो वो आपको फाइंड करने के लिए न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो को कंपेयर करना। तो यहां पर बी का अगर आप शेयर ऑफ प्रॉफिट देखते हो तो न्यू रेशियो में 1/5 है, ओल्ड में उसका 5/15। तो इसके कंपैरिजन करने पर ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग इसको ज्यादा मिलता था और न्यू में इसको कम मिल रहा है। तो इसका मतलब इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है। ए तो छोड़ के जा ही रहा है, लेकिन इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी घट रहा है। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो था उसमें से कुछ भी इसको नहीं मिल रहा, बल्कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो पहले से भी घट गया। तो यहां पर एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर पार्टनर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जरूरी नहीं है जितने भी रिमेनिंग पार्टनर है सभी को मिलेगा, इट डिपेंड्स। इसलिए आपको सबका कैलकुलेट करके देखना जरूरी है। बी का आपने फाइंड कर लिया, सी का आप चेक करो। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट न्यू रेशियो में 4/5 है, ओल्ड रेशियो में 4/15। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया, कितना, 8/15। लेकिन अगर आप ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट चेक करते हो उसका तो 6/15 है। तो ये 6/15 तो इसको पूरा मिला ही मिला, लेकिन बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसने सेक्रीफाइस किया है वो भी इसको मिला। तो ए और बी दोनों का टोटल 8/15 किसके पास ट्रांसफर हो रहा है, सी के पास। तो ये दो पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हो गए, ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स और सी गेनिंग पार्टनर है। यहां पर क्लियर हो गया। तो जितनी भी गुडविल की एडजस्टमेंट आपको करनी है सी के साथ करनी है। तो सबसे पहले देखो, पूरी फर्म की गुडविल आपने फाइंड की 1,80,000। इसमें ए ने अगर सेक्रीफाइस किया तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। ए छोड़ के जा रहा है तो एक तरह से उसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस ही किया, वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ के ही जा रहा है। तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 6/15 ही इसका गुडविल में शेयर बनेगा 72,000। ये 72,000 इसको आज पेमेंट नहीं की जा रही है। ये गुडविल की पेमेंट आज हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे, सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं कि अगर आज की डेट में बेचा जाएगा तो हमें इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, अपनी एसेट से भी ज्यादा। करेक्ट है? तो उसमें हिस्सा इस रिटायरिंग पार्टनर का भी है। तो जब भी आप किसी भी रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम सेटल करते हो, उसका क्लेम फाइंड करते हो, तो उसमें ये गुडविल का शेयर भी ऐड होता है। तो जब भी आपको ये क्लेम निकालना हो तो याद रखना, सिर्फ रिजर्व्स प्रॉफिट से ट्रांसफर नहीं करोगे, गुडविल का शेयर भी आपको फाइंड करना है। तो ये तो 72,000 हो गया। अब इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जा किसके पास रहा है, सी के पास। तो सी गेनिंग पार्टनर है, जिसे आगे चल करके गुडविल जब भी बटेगी इसका शेयर सी को मिलेगा। तो सी ही इसको कंपनसेट करेगा। इसी तरह से बी, बी बेशक फर्म में है, अभी पार्टनर है,
एज अ रिमेनिंग पार्टनर है, पर्टेनिंग पार्टनर है यहाँ पर। तो लेकिन इस पार्टनर का भी नुकसान हो रहा है। कितना? इसका भी शेयर ऑफ गुडविल का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आगे चल करके जब भी गुडविल बटेगी, इतने शेयर से, इतनी फ्रैक्शन से इसको भी कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसने भी एक तरह से अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। तो 2/15 की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 24,000। इसकी गुडविल की वैल्यू भी आपको निकालनी होगी, जो बी का नुकसान हो रहा है, तो वो 24,000। इसको भी नुकसान हो रहा है, तो कौन कंपनसेट करेगा? सी ही करेगा, क्योंकि इसी को ही दोनों का शेयर ऑफ गुडविल आगे चल करके ट्रांसफर होने वाला है। तो सी को कितना फायदा हो रहा है, इसको भी चेक करो। अगर सी गेन कर रहा है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा? 1,80,000 का 8/15 पार्ट 96,000। आप ये फाइंड करके देखोगे डेफिनेटली, क्योंकि वैल्यू निकाल के ही पता चलेगा इसको गेन कितना हो रहा है। तभी आप फाइंड भी कर सकते हो कि आपकी कैलकुलेशंस करेक्ट है या रॉन्ग है। तो यहाँ टोटल करके देखो, इन दोनों का जो सेक्रीफाइसिंग है वो कितना अमाउंट आ रहा है? 96,000। इन दोनों का मिलाकर के 96,000 आ रहा है, और जो गेन हो रहा है इसको, वो भी 96,000 है। तो ये जो पेमेंट करने वाला है इन दोनों को इतनी अमाउंट की, वो भी 96,000 ही है। तो मैच कर रही है सब चीजें, तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशंस करेक्ट है। अब आपको एंट्री बनानी है। तो इतना आप सीख चुके हो कि गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि गेनिंग पार्टनर पे करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तो उनके कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। ये पार्टनर पे करेगा और ये दोनों रिसीव करेंगे। एक तरह से ये पार्टनर्स के बीच की एडजस्टमेंट की एंट्री है, फर्म का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये जो कैपिटल के बैलेंसेस दिए गए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ चीजें क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दी होती हैं, तो उनसे कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, उससे रिलेटेड आपको डाटा क्या चाहिए, बस वही कलेक्ट करो। तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन है, जहां लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस जारी रखनी है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक